यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इज द डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड रहती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के बारे में हम आज देखेंगे। थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन रहते हैं, T3 T4, मेनली दो हार्मोन का डिस्कशन करेंगे हम, और इनके एलिवेटेड लेवल को हम क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म को समझने से पहले हम थोड़ा थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी नेक के अंदर, ठीक है, मैं आपको एक रफली पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। ये आपकी नेक है, नेक के अंदर क्या है, थायराइड ग्लैंड है। अब ये थायराइड ग्लैंड की जो लेंथ की बात करें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है, और इसके अंदर बटरफ्लाई शेप, तितली के समान, ठीक है, बटरफ्लाई शेप रहता है। 15 से 25 ग्राम का वेट इसका रहता है, और ये आपके सर्वाइकल 5 से लगा के T1 तक इसका स्ट्रक्चर सिचुएटेड रहता है। सर्वाइकल 5 से थोरेसिक 1 वर्टिब्रा तक इसका लेवल रहता है। क्लियर? ये थायराइड ग्लैंड रिलेटेड स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन रहते हैं T3 और T4, तो T3 को ही हम क्या कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 को हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इन दोनों को ऑर्डर करने वाला जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, उसने थायराइड ग्लैंड पर अटैक किया, एक्शन किया, और थायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेट हुआ, T3 एंड T4। क्लियर? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है, और थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है, T3 T4। जब बॉडी के अंदर T3 T4 बढ़ जाते हैं तो ये क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड का लेवल उस समय क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपको ये दोनों लेवल तो बढ़े हुए मिल सकते हैं बड़े हुए, लेकिन ब्लड के अंदर इसका लेवल यदि आप देखोगे तो ये आपको गिरा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के कारण से TSH लेवल डाउन हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन से हार्मोन का लेवल डाउन रहेगा, TSH, T3, T4, एक नन ऑफ एबोव, एक ऑप्शन और दे देंगे, या ऑल ऑफ एबोव ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या टिक करना है कि इसका लेवल डाउन हो जाता है, इन दोनों का बढ़ जाता है। ये था इंट्रोडक्शन रिलेटेड डिस्कशन। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड को डिस्कस कैसे करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें, पॉइंट्स कैसे लिखें, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में सीधा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म इज द excessive functioning of the thyroid gland and increased level of the T3 and T4। T3 और T4 के लेवल इसके अंदर एलिवेटेड हो जाते हैं, और यही क्या कहलाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि ये लेवल कम हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक तरह से ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है। ओवर एक्टिव थायराइड के कारण से, एक्शन ज़्यादा होने के कारण से लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो TSH लेवल रहता है, नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 0.35 to 5 मिली यूनिट पर लीटर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। ml 0.3 to 5, ये TSH की नॉर्मल है, वैल्यू है। और इंट्रोडक्शन में आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि थायराइड
ये मैं थायराइड ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। थायराइड एसिलरेट किस किस को बढ़ाता है? थायराइड एसिलरेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि T3 एंड T4 रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। अब जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो इसके अंदर जो फैट है, स्टोर फैट है, प्रोटीन है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है और उनका कंजम्पशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ता है तब जो एपेटाइट है, एपेटाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एपेटाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और वेट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज हो जाता है तो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सडन वेट लॉस हो जाएगा, सडन, अचानक से वेट लॉस, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो फैट है, प्रोटीन है, जो स्टोर रूप में है ना, उनका भी क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उस कारण से फिर वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कि जो T3 और T4 हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये हार्ट रेट को इरेगुलर करेंगे। हार्ट रेट को क्या करेंगे? इरेगुलर हार्ट रेट का सिम्टम इसमें कैरेक्टराइज्ड हो सकता है, आपको मिलेगा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण से स्वेटिंग जो है, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, स्वेटिंग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके। और नर्वसनेस, पेशेंट नर्वस रहेगा और इरिटेबिलिटी, उसको इरिटेशन महसूस होगा। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने को मिलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि T3 T4 के बढ़ने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से सडनली वेट लॉस होता है। और T3 और T4 किस पे? SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी काम करते हैं और इस कारण से हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, ठीक है। हार्ट रेट रेगुलर नहीं रहेगी और स्वेटिंग हो जाएगा, नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इसका कॉज है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द T3 एंड T4, ठीक है। नॉर्मल रेंज इतना होता है। ये पॉइंट्स आप यदि इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे, थायराइड ग्लैंड के ओवर फंक्शन से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये सारे पॉइंट्स आप यदि लिख लेते हो तो आपके इंट्रोडक्शन के मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ओके। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि T3 T4 यदि बढ़ जाते हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन यदि बढ़ जाए, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 और T4 यदि ये लेवल बढ़ जाते हैं तो इसके कारण से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस। इसी को हम क्या कहेंगे? थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। क्लियर? क्योंकि T3 और T4 बढ़ गए हैं और ये टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्लियर? अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे डेफिनेशन, हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन। तो लिख लीजिए डेफिनेशन हाइपरथायरॉयडिज्म इज, ठीक है, मैं हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म इज डिफाइंड एज अ कंडीशन in which abnormally elevated elevation of level of thyroid hormone
थायराइड हार्मोन में दोनों चीज़ें आ गई, T3 भी आ गया, T4 भी आ गया, ठीक है। एबनॉर्मली एलिवेशन द लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय ठीक है, इरेगुलर हार्ट रेट, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, इरेगुलर हार्ट रेट, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, क्लियर, सडन वेट लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। इस तरह से हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम कॉजेज। अब सबसे ज़्यादा समझने की बात है तो वो कॉजेज ही है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द T3 एंड T4 कह के बात खत्म नहीं हो जाती है। यहाँ पे आपको कॉजेज बताने पड़ेंगे और 2-3 अलग अलग कंडीशंस हैं और उस कारण से T3 और T4 बढ़ जाता है। अब वो अलग अलग कंडीशंस क्या क्या हैं, अलग अलग स्टोरीज क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि ये हम 2 एग्जाम्पल बनाते हैं। ये थायराइड का 1 नंबर का पेशेंट है और ये थायराइड का दूसरे नंबर का पेशेंट है। ये बेड नंबर 1 पर है, ये बेड नंबर 2 पर है, क्लियर। अब इसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन यहाँ पर इस पेशेंट को तो क्या हो रहा है कि ऑटो इम्यून मेडिएटेड, इस पेशेंट को क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून मेडिएटेड। इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि इसकी इम्यूनिटी एक्सेसिवली फंक्शन कर रही है और एक्सेसिवली इम्यूनिटी के फंक्शन करने से क्या बन रहा है, ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी बन रहे हैं। ऑटो इम्यून मेडिएटेड क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडी बन रहे हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी है। अब ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी क्या करते हैं, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, क्लियर, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स रहती है फॉलिकल रूप में पाई जाती है। इन थायराइड ग्लैंड के इन सेल्स को एसिनर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये एसिनर सेल्स ही T3 T4 का प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पे ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी, ठीक है, यदि नॉर्मल एंटीबॉडी होता तो वो आपके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एंटीजन को किल करने के लिए आपकी हेल्प करता। लेकिन एक्सेसिवली फॉर्मड जो एबनॉर्मली एंटीबॉडी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के होने के कारण से एबनॉर्मल एंटीबॉडी है, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी आपके थायराइड ग्लैंड की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, या पेशेंट नंबर 1 की थायराइड ग्लैंड की सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और रिजल्ट ये क्या दिखता है कि स्टिमुलेशन होने के कारण से T4 लेवल क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। T4 लेवल क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। पहली कंडीशन तो ये बनती है, क्लियर। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी की वजह से थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली स्टिमुलेट हुई है और T3 और T4 लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह की डिजीज कंडीशन को अपन कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इस तरह की डिजीज कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ग्रेव्स डिजीज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेव्स डिजीज, क्लियर। इस तरह के हाइपरथायरॉयडिज्म को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया कि पेशेंट नंबर 1 में तो क्या हुआ, उसे ग्रेव डिजीज हुआ है। इसका मतलब उसके ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी ने एबनॉर्मली रूप, असामान्य रूप से, है ना, उसने थायराइड ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट किया और क्या बना दिया, एक्सेसिव T4 लेवल, ठीक है, T4 उसका ज़्यादा हो गया। तो ये पूरी कहानी को सपोर्ट करने के लिए, इस पूरे स्टोरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए, इस पूरी कहानी को अपने लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, रेडिएशन, इन्फेक्शन। मैं यहाँ पे चारों लिखूंगा। स्ट्रेस, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलता है, T4 एलिवेटेड। अब इसके लिए रीजन क्या क्या है, इसके लिए रीजन में 4 लिखूंगा। स्ट्रेस, या तो पर्सन स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है इसलिए उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि एंटीबॉडी ने इसको स्टिमुलेट किया और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ये हो गया, ठीक है।
पहला। दूसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग भी कॉजेज है, स्मोकिंग भी ट्रिगर पॉइंट है, इसके होने से भी एंटीबॉडी स्टिमुलेट करेंगे इसको इसके माहौल में रहते हुए। थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब यह है कि रेडियो एक्टिव जो रेज रहती हैं, ठीक है, ये रेडिएशन यदि आपके नेक को या पेशेंट के नेक को यदि इम्पैक्ट करें तो रेडिएशन के स्टिमुलेशन से भी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक्सेसिव T3 T4 बन सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन में जो बता रहा हूं, वायरल इन्फेक्शन। वायरल रेडिएशन के साथ आप कुछ मेडिसिन भी बता सकते हो, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, T3 T4 बढ़वाती है, उनके साइड इफेक्ट से भी एक्स्ट्रा T4 बढ़ जाता है। और लास्ट में बता रहा था वायरल इन्फेक्शन। अब समझना वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है, थायराइडाइटिस, क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में इन्फ्लामेशन तो होगा, तो थायराइडाइटिस हुआ। क्या हुआ, थायराइडाइटिस। अब थायराइडाइटिस के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन आती है, ठीक है। सेल्स क्या करती है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है। वायरल इन्फेक्शन के समय T4 बढ़ जाएगा, और इसी कंडीशन को अपन प्यार से क्या कहते हैं, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। इसी को हम क्या कहते हैं, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। तो उम्मीद है कि आपको कॉजेज के अंदर, इटियोलॉजी के अंदर, इटियोलॉजी तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन साथ में आपको पहला टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप क्यों होता है। दूसरे तरह के टाइप का जो हाइपरथायराइडाइटिस है या हाइपरथायराइडिज्म है, ये क्यों होता है, क्लियर। तो इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो इस पेशेंट के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। इस पेशेंट में क्या हुआ है, ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है। अब ये सब नॉर्मल सेल्स हैं, इसके अंदर ये सारी सेल्स इस एरिया में नॉर्मल है, लेकिन इतना सेल्स क्या हो गया, ट्यूमर बन गया, नोड्यूल बन गया। क्या बन गया है, नोड्यूल बन गया है, क्लियर। अब देखना कि यदि ग्लैंड के अंदर नोड्यूल बन जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि एबनॉर्मली एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड सेल। यहाँ पे क्या हो गया, एबनॉर्मली एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड सेल। थायराइड सेल का अनकंट्रोलेबल, अनपर्पसफुली एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया है। क्यों हुआ है, कैंसरस पेशेंट के अंदर, ये कैंसर के कारण होता है, ठीक है। और इसको अपन नोड्यूल कहते हैं। ये एक तरह से बिनाइन ट्यूमर ही है, ठीक है। लेकिन बिनाइन ट्यूमर या कैंसर जैसी कंडीशन जब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में आती है तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के लिए अपन एडिनो वर्ड यूज करते हैं, एडिनो। और कैंसर के लिए ओमा यूज करते हैं तो एडिनोमा हो जाएगा, ठीक है। ग्लैंड के अंदर एडिनोमा बन गया, क्लियर, ओके। नोड्यूल तो इसको कहते ही है, लेकिन ग्लैंड में स्पेशली हुआ है तो इसे हम एडिनोमा कहते हैं। नोड्यूल तो कहीं भी बन सकता है, जनरल वर्ड है, लेकिन ग्लैंड में नोड्यूल बनना है तो एडिनोमा हो गया। अब क्या होता है कि ये जो नोड्यूल है ये अपना फंक्शन बढ़ा देगा, ये अपना T4 लेवल क्या करेगा, T4 लेवल को इंक्रीज कर देगा। फंक्शन क्या करता है, एबनॉर्मली ये बढ़ा देता है, जरूरत नहीं है फिर भी एक्सेसिव T4 बना रहा है, ठीक है। तो फंक्शन को क्या किया इसने, नोड्यूल ने बढ़ा दिया। तो नोड्यूल तो ये है, लेकिन नोड्यूल किसका है, थायराइड ग्लैंड का है, तो नोड्यूल को क्या कहेंगे, थायराइड नोड्यूल कहेंगे, ठीक है। और इसने अपना फंक्शन बढ़ा दिया है तो हाइपर फंक्शनिंग कहेंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। इस तरह की कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल, हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल, क्लियर। तो पहली तरह का तो मैंने ग्रेव्स डिजीज बताया, दूसरा मैंने बताया हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल, क्लियर। अब एक बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। यदि ये नोड्यूल बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से, ये तो एक सिंगल नोड्यूल है,
ठीक है, दूसरे नोड्यूल भी बन सकते हैं, लेकिन ये नोड्यूल के बढ़ने से थायराइड ग्लैंड के साइज में चेंजेस आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। किसी ग्लैंड के अंदर नोड्यूल बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है, तो उसके साइज में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो ट्यूमर एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबल ग्रोथ कर रहा है। थायराइड ग्लैंड, इसीलिए ऊपर वाली थायराइड ग्लैंड आपको छोटी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है। क्लियर? और क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्यूमर बना हुआ है। तो इसीलिए थायराइड ग्लैंड का क्या हो गया? एनलार्जमेंट हो गया। और थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट वाली कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? गोइटर। क्या कहेंगे? गोइटर। क्लियर? तो हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल या गोइटर, सेम कंडीशन है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो एडिनोमा है, ये T3 T4 सीक्रेट करता है। क्लियर? ग्लैंड के अंदर एडिनोमा बना है, T3 T4 सीक्रेट करता है। और ये एक्सेसिव जो T4 सीक्रेट कर रहा है, ये अपने लिए क्या है? आपको गोइटर दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। क्लियर? तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, थायराइड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मली ट्यूमर बनता है। ठीक है, ट्यूमर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ट्यूमर। और वो यदि अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहता है, ये अपने आप की एक दीवार बना लेता है, ये बाकी सेल को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस धक्का देता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। धक्का देगा और ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। तो ये अपनी खुद की एक कोटेड दीवार बना लेता है, क्योंकि ये फैल नहीं रहा है, इसलिए बिनाइन ट्यूमर है। और बिनाइन ट्यूमर है, इसीलिए इसको अपन नोड्यूल कहते हैं। ये गांठ है एक तरह से। क्लियर? लेकिन ट्यूमर नेचर की है और अपना सिक्रेशन इसने बढ़ा दिया है। और ये ग्लैंड के अंदर है, इसलिए इसको अपन एडिनोमा कहते हैं। ठीक है, कैंसर का ही टाइप है, लेकिन ग्लैंड के अंदर है, इसलिए एडिनोमा। और ये इंक्रीज क्या कर रहा है? T4 इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? और इसी कारण से इसको अपन हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। और साइज बढ़ गई है, ग्लैंड की साइज बढ़ गई है, इसलिए इसको अपन गोइटर कहते हैं। ठीक है, एक चीज और कि ये जो एडिनोमा है, T3 T4 बढ़ा रहा है, तो ये T3 T4 क्या करेगा? अपने को प्यार करेगा या अपने को मारने की कोशिश करेगा? जाहिर सी बात है, मारने की कोशिश करेगा। पॉइजन है ये, हमारे लिए टॉक्सिक है। क्लियर? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एडिनोमा टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक एडिनोमा। क्या कंडीशन? क्योंकि टॉक्सिक तो ये हो गया और एडिनोमा कर रहा है इस टॉक्सिसिटी को, इसलिए क्या कहेंगे? टॉक्सिक एडिनोमा। टॉक्सिक एडिनोमा। क्लियर? तो हम हाइपर फंक्शनिंग एक्सक्यूज मी, हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल को ही क्या कहेंगे? गोइटर कहेंगे। और उसी कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं? टॉक्सिक एडिनोमा। क्लियर? और एक चीज और कि यदि इसके अंदर इस तरह के ट्यूमर मल्टी बन जाएं, 2-3 बन जाएं, ठीक है, 2-3 बन गए, ये भले नॉर्मल सेल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2-3 नोड्यूल इन्होंने बना दिए तो ये क्या हो गया? मल्टी नोड्यूलर। ये क्या हो गया? मल्टी नोड्यूलर गोइटर। क्लियर? मल्टी नोड्यूलर गोइटर। मैं यहां पे लिख लेता हूं, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। क्लियर? तो बस अभी तक मैंने इतना सारा बता दिया कि 2 तरह की कंडीशन हो सकती है, ग्रेव डिजीज और हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल। ग्रेव डिजीज में क्या होता है? ऑटो इम्यून मेडिएटेड एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और एक्सेसिव T4 बनाती है, जिसको अपन स्ट्रेस, स्मोकिंग, रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन के कारण से इसको बढ़ावा मिलता है और ये इजीली बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को ग्रेव डिजीज कहते हैं। दूसरे में क्या होता है? ऑटो इम्यून एंटीबॉडी काम नहीं करती है, इसमें थायराइड ग्लैंड खुद की सेल नोड्यूल बनाती है। कोई भी कैंसर, कार्सिनोजेनिक फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, कैंसर रिलेटेड इटियोलॉजी हो सकती है, रेडिएशन वगैरह हो गया, ठीक है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर का कोई ट्यूमर हो गया, आयोडीन की कमी भी रहती है, वो चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे नोड्यूल बन जाते हैं। अब ये नोड्यूल क्या बनाएंगे? T4 बना देते हैं, और ये नोड्यूल क्योंकि ग्लैंड के हैं इसलिए एडिनोमा कहलाता है। और ये एडिनोमा क्या करता है? एक्सेसिव T4 सीक्रेट कर रहा है, इसलिए इसको टॉक्सिक एडिनोमा कहेंगे। फंक्शन ज़्यादा कर रहा है तो हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल भी कहते हैं। ग्लैंड का एनलार्जमेंट हुआ है तो एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, एनलार्जमेंट जो हुआ है, इस एनलार्जमेंट को देखते हुए गोइटर नाम रखा है इसका। क्लियर? और
टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर भी इसको जान सकते हैं। लेकिन इन सब से एक चीज और अपने को हट के एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसे प्लमर्स डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लमर्स। प्लमर नाम के आदमी ने इसको खोजा होगा, प्लमर्स। एडिसन ने नहीं खोजा इसको, ठीक है, इसको प्लमर्स ने खोजा है, प्लमर्स डिजीज। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट लेंगे हम थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो की साइज ज़्यादा हो गई है, हम नेक्स्ट थर्ड टाइप लेंगे, थायराइडाइटिस। इसका ही हम स्पेशली डिस्कशन करेंगे, थायराइडाइटिस।